गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता भूल गलती के बारे में। यह मुक्तिबोध की जो कविता है वह 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह जानकारी हमें मुक्तिबोध रत्नावली से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूल गलती आज बैठी है जिरा बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें। बेजुबां बेबस सलाम में अनगिनत खम्भों व मेहराबों में थमे दरबारे आम में। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। देन फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसके व्याख्या के बारे में देखते हैं। इसमें कवि कहता है कि हमारे व्यक्तिगत अथवा सामाजिक जीवन की जो भूलें और गलतियां हैं वही आज लोहे के कवच से अपने आप को सुरक्षित बनाकर दिल के तख्त पर बैठ गई हैं और शासन चला रही हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कवि गजानन माधव मुक्तिबोध यह बताना चाहते हैं कि हमने जो भी अपने समाज में या व्यक्तिगत जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, यदि हम उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वह अपने आप को सुरक्षित कर लेता है और वह हमारे ऊपर बैठकर शासन चलाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि आज का जो शासन है उसमें शासक ना सिर्फ खुद लोहे कवच धारण किए हुए हैं, बल्कि लोगों पर आतंक जमाने के लिए उसने भांति भांति के हथियार भी एकत्र कर लिए हैं। यानी कि मुक्तिबोध यह बताना चाहते हैं कि जो शासक है उसने ना केवल हथियार एकत्र उसने ना केवल अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, बल्कि अनेक प्रकार के बहुत बड़े बड़े हथियार भी उसने एकत्र कर लिए हैं, जिसकी सहायता से वह लोगों पर शोषण करता है। उसके हथियार की चमक दूर दूर तक दिखाई देती है और उसकी आंखों से भी ऐसी रोशनी निकल रही है जैसे किसी नोकदार तेज पत्थर की नोक पर चिलक रही हो। यानी कि उसके जो हथियार हैं वो बहुत दूर तक चमकते हुए दिखाई देते हैं, मतलब बहुत ब्राइटनेस है, चमकीला है और उससे इस प्रकार की रोशनी निकलती है जैसे लगता है किसी जो नोकदार पत्थर नहीं होती, ऐसे जैसे वो बिल्कुल चुभती है, ऐसे उससे जो रोशनी आ रही है वो बिल्कुल चुभती हुई प्रतीत होती है। आगे हम देखते हैं कि उसके आतंक के समक्ष सबने समर्पण कर दिया है। यानी कि जो भूल गलती है, कहाँ गया भूल गलती है, और उसने पहली बात अपने आप को सुरक्षित कर लिया है और दूसरी बात यह है कि उसके आतंक के सामने सब लोगों ने समर्पण कर दिया है। सामने लोग कतारबद्ध सलाम की मुद्रा में झुके हुए हैं और उनका गूंगापन उनकी बेबसी है। उसमें जितने भी लोग थे वह बिल्कुल एक लाइन में खड़े हुए थे, बिल्कुल चुपचाप थे और वो कुछ बोल नहीं रहे थे। और उनके इस बोलने का जो कारण था, बोलने का जो कारण था वह यह था कि भूल और गलती इतना बहुत ज़्यादा अपने आप को उनसे मजबूत बना ली थी कि उनके सामने वो कुछ बोल नहीं सकते थे और उनकी मजबूरी थी, बेबसी मजबूरी थी। यह समूचा दृश्य एक ऐसे दरबार में घटित हो रहा है जो अत्यंत भव्य है, जिसमें अनगिनत खंभे हैं और उन खंभों के बीच अनगिनत मेहराबें पड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स, इसमें मुक्तिबोध यह बताना चाहते हैं कि ये जो दृश्य है ऐसी जिसमें सभी लोग सिर झुका कर खड़े हैं और अपने आप को समर्पण कर दिया है, वह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वो जो भूल और गलती है वह सम्राट बनकर बैठा हुआ है और उसके दरबार में अनेक खंभे और मेहराबें पड़ी हुई हैं। और दरबार आम का मतलब होता है वह जगह जिसमें अपराधी के बारे में फैसला सुनाना है, वह स्वयं ईमान है, वह जगह थी जहाँ बादशाह जनता के समक्ष अपने निर्णय सुनाता था। आगे देखते हैं कि शासक को जिस अपराधी के बारे में फैसला सुनाना है वह स्वयं ईमान है। यानी भूल गलती शासक है और जो अपराधी है वह ईमान है, ईमान बहुत ईमानदार पर्सन है। और तात्पर्य यह है कि गलती के शासन के लिए ईमान को कैद करना जरूरी हो जाता है। कैद करके हथकड़ी पहना कर ईमान को शासक
के सामने खड़ा किया गया है। कैदी का चेहरा घावों की आड़ी तिरछी लकीरों से कटा पीटा है। यानी कि जो कैदी है, जो अपराधी है अर्थात ईमान, उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल कटा है और जिससे वह मतलब बहुत उससे खून भी निकलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। इससे यह पता चलता है कि वो जो अब ईमान है उसने अपने गलती को स्वीकार नहीं किया है और वह लगातार उनका मतलब शासन का जो भूल गलती की शासन है उसका विरोध कर रहा है। हम आगे देखते हैं कि यहाँ तक हमने देख लिया था कैदी का चेहरा घावों की आड़ी तिरछी लकीरों से कटा पिटा है और ये घाव उसकी बेचैनी के हैं और जो उसके घाव हैं उसकी बेचैनी के कारण हैं, क्योंकि मतलब उसे चैन नहीं आ रही थी। यदि कोई भूल गलती या भ्रष्टाचार शासन मतलब जब जो शासन है वह यदि भ्रष्टाचार हो जाए तो जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उनको कोई मतलब चैन नहीं आता है। वो इसी प्रकार का वर्णन कवि गजानन माधव मुक्तिबोध करते हैं। तो फ्रेंड्स, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध आगे कहते हैं कि इन घावों के कारण उसका चेहरा इतना भयानक हो गया है कि जिस पर नज़र डालने से दिल कांप उठता है। यानी कि जो ईमान है उसका चेहरा मतलब संघर्ष करते करते इस प्रकार दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल अभद्र तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसको देखने के बाद बिल्कुल कोई भी व्यक्ति उसे घिन आ जाती है। आगे कहते हैं कि जिस पर नज़र डालने से दिल कांप उठता है और हाय निकल जाती है। ऐसा नहीं कि घावों अथवा कैद होने के कारण उसका कद छोटा हो गया है, हालांकि उसके जिस्म पर कपड़ों की जगह गरीबी और परेशानी के चिन्ह लत्ते मात्र लटक रहे हैं और खून के लंबे लाल दाग भी उन लत्तों पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति था उसको उसके चेहरे पर बिल्कुल मतलब कटे पिटे थे, उससे देखकर किसी भी व्यक्ति के हाय निकल जाते थे और किसी भी व्यक्ति का दिल कांप उठता था। तो उसमें मुक्तिबोध आगे कहते हैं कि उसका कद छोटा था और उसने अपने शरीर पर जो वस्त्र धारण किया था वे वस्त्र नहीं थे बल्कि गरीबी और परेशानी के चिन्ह प्रतीक थे। जैसे यदि कोई व्यक्ति गरीब होता है तो वह कौन सा वस्त्र धारण करेगा, ऐसे फटे पुराने, उसी को लत्ते कहा जाता है। लत्ते में फटे पुराने कपड़े, उसी को मुक्तिबोध कर रहे हैं कि वह ईमान है उनके सामने जब लाया गया तो उसका मतलब कपड़ा इतना बहुत गंदा था, कटा पिटा था, उसे ही उसके शरीर पर लटक रहा था, वो बिल्कुल गरीबी और परेशानी का चिन्ह था। आगे हम देखते हैं कि फिर भी उसका स्वाभिमान सुरक्षित है, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह अपने स्वाभिमान के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होने देता है, क्योंकि वह हमेशा ही चाहता है कि उसका मतलब भले उसका मर्डर कर दिया जाए, उसका मतलब उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसके स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। आगे मुक्तिबोध कहते हैं कि जहाँ अन्य सभी लोग निगाह झुकाए हुए हैं वहीं वह सिर ऊंचा कर सीधे शासक की आंखों में आंखें डाले हुए है, वह निडर है। यानी कि जो ईमान है उसे कोई डर नहीं लग रहा है, ना तो वह भ्रष्टाचारी शासन से डर रहा है, ना तो वह उसके मतलब बड़े बड़े हथियार से डर रहा है जिससे उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है और भ्रष्टाचार की शासन मतलब लागू करना चाहता है। आगे मुक्तिबोध कहते हैं कि वह उस शासन के यानी कि जो अनैतिकता और भ्रष्टाचार का रूपी शासक था, जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता रूपी शासक था, ईमान उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रहा था और जो समाज के और व्यक्ति थे वो उसके सामने से सब लोग सिर झुकाकर खड़े थे। आगे मुक्तिबोध कहते हैं कि वह निडर है, उसकी भी आंखों से अग्नि स्फुलिंग के समान नीली बिजली के टुकड़े निकल रहे हैं। यानी जिस प्रकार उसके जो वस्त्र थे यानी जिसे उसने सुरक्षित कर लिया था, कवच, उससे बिल्कुल चमकते हुए रोशनी निकल रही थी, ठीक उसी प्रकार जो ईमान है उसके नेत्रों से इस प्रकार मतलब नीली बिजली निकल रही है, जैसे लग रहा है बिल्कुल उसी हथियार की तरह जैसे चमक रहा हो और वह उनसे लगातार संवाद कर रहा है। चतुर्दिक खामोशी पसरी हुई है, लेकिन शासक के आतंक और कैदी की निडरता के बीच आंखों ही आंखों में संवाद जारी है। यानी जो शासन है
जो शासक है और जो ईमान है, उसके बीच बिल्कुल संवाद जारी है और संवाद बंद नहीं हो रहा है। और जो सभी समाज के दूसरे लोग हैं, उन्होंने मतलब एक प्रकार से एक वो मजबूर हैं, क्योंकि यदि वे उसके मतलब खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उन्हें हो सकता है उन्हें उस नौकरी से निकाल दिया जाए। यही कारण है कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हमेशा यही शोषक वर्ग के खिलाफ विद्रोह का आह्वान करते हैं और शोषित वर्ग के खिलाफ सदैव अच्छाई की भावना रखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज मुक्तिबोध के बारे में, जो इनकी भूल गलती नामक कविता थी, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा। और ये जो मुक्तिबोध की कविता है, ये हो सकता है 3 पार्ट में आए। भूल गलती 3 पार्ट में आएगा और हम लोग मिलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो सेकंड पार्ट होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो थर्ड पार्ट होगा। यानी भूल गलती कविता बहुत बड़ी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।